150 ईस्वी से पूर्व के भारत में विद्या अपने शिखर पर थी। फिर भी उस काल में इस ऋग्वेद का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। फिर यह ऋग्वेद मुगल काल के बाद से अचानक यह कहते हुए कैसे प्राप्त हुआ कि इसका वजूद 3000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। इसको आप एक उदाहरण से समझे। एक समय की बात है कि एक बहुत ही शानदार समारोह में 3 मित्रों को बुलावा आया। तीनों मित्र एक साथ उस समारोह में शामिल हुए। इन तीनों मित्रों का परिचय भी जान ले। इनमें से एक ऊंचा प्रशासनिक पदाधिकारी था, दूसरा मित्र सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी का वरिष्ठ नेता था और तीसरा उस देश का सर्वोच्च उद्योगपति था। जब तीनों मित्र उस समारोह में पहुंचे तो उस समारोह की सकारात्मक व्यवस्था को देखकर अनायास ही अपने अपने तरीके से व्याख्या करने से नहीं रोक पाए, परंतु उस व्याख्या में तीनों का नजरिया अपने प्राप्त मान सम्मान, कार्य और पृष्ठभूमि के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। उसी प्रकार भारत के उत्खनन से प्राप्त भव्यता का विश्लेषण भी तमाम लेखकों ने अपने अपने मान सम्मान और कार्य लगाव के अनुसार किया है। अब आप इन मित्रों की प्रतिक्रिया एवं उसके लगाव के प्रभाव को देखें। उस समारोह की विशाल भव्यता और सुव्यवस्थता को देखकर प्रथम मित्र, जो कि प्रशासनिक पदाधिकारी है, वह बोला कि यह समारोह जरूर ही किसी प्रशासनिक पदाधिकारी का होगा, क्योंकि इस समारोह में इतनी भीड़ होने के बाद भी कोई अव्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की निपुणता सिर्फ प्रशासनिक पदाधिकारियों में ही पाई जाती है। तभी उनकी बगल में बैठा दूसरा राजनीतिक मित्र बोला, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? इस प्रकार के विशाल जनसमूह को व्यवस्थित करने का हुनर सिर्फ राजनीतिक आकाओं के पास ही होता है, इसलिए निश्चित ही किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति के यहाँ का समारोह होगा। भला तीसरा मित्र इतना अनुभवी होने के बाद कैसे चुप रह सकता था? वह भी अपनी बातों का गुब्बार निकालते हुए बोला कि आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है। बड़े बड़े उद्योगों में असंख्य कर्मचारियों से सेवा लेते हुए सही रूप से प्रबंधन का गुण सिर्फ उद्योगपतियों को ही प्राप्त है, इसलिए यह निश्चित तौर पर किसी बड़े व्यापारी परिवार का समारोह है। यानी समारोह किसी का भी हो, उससे उस समारोह की व्याख्या पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सबसे ज़्यादा तब पड़ता है जब उस समारोह को अपने अपने मनोनुकूल व्याख्या करते हुए अपने हित में साबित करने में लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। आज कुछ ऐसी ही स्थिति ईसा पूर्व काल में मिले उत्खनन द्वारा प्राप्त साक्ष्यों से संबंधित विश्लेषण की भी है। वैदिक मत के सभी समर्थक लेखकों से कहना है कि आप लोग मनोनुकूल विश्लेषण क्यों करते हो? लिखित वेद का कुछ साक्ष्य है तो दिखाओ, और साथ ही अपनी ब्राह्मणी धार्मिक बनावट का कुछ साक्ष्य हो तो उसको भी बताओ। आज तक आप लोगों ने किसी भी पुरातात्विक साक्ष्य को आधार बनाते हुए ईसा पूर्व के प्राचीन सभ्यता संस्कृति की सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं किया है? हर उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को अपनी कल्पनाओं वाली ऋग्वेद की ऋचाओं से क्यों जोड़ते हैं? प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यों को पर्दे के पीछे रखते हुए अपना विश्लेषण और व्याख्या क्यों करते हो? आज तक वेद नामक ग्रंथ का प्राचीन साक्ष्य नहीं मिला है, फिर भी वेद वेद चिल्लाना। संस्कृत का कोई प्राचीन साक्ष्य आज तक नहीं मिला है, फिर भी संस्कृत में उद्धृत रचनाओं को उद्धृत करना है और उन्हें अत्यंत प्राचीन बतलाना कहाँ तक उचित है? आप लोग बोलते हो कि उस समय सभी वैदिक ऋचाएं श्रुति स्मृति में थी, इस वजह से उसका साक्ष्य नहीं मिलता है। फिर ये बताओ कि ये सभी ऋचाएं उस काल के किस भाषा बोली में थी, जो आज श्रुति स्मृति द्वारा स्थानांतरित होते हुए भी वर्तमान के लेखन काल में आ गई? कोई बताएगा क्या? आज वेद की ऋचाएं संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, जो प्राचीन काल में बगैर लिपिबद्ध होते हुए भी आज की पीढ़ी को श्रुति स्मृति द्वारा आधुनिक कागज पर छापकर जबरदस्ती प्राप्त हो गई। लेकिन ईसा पूर्व काल से लेकर ईसा बाद 850 ईस्वी तक के काल के प्रमुख सम्राटों
और ज्ञान केंद्रों द्वारा लिपिबद्ध ज्ञान विज्ञान उपलब्ध रहते हुए भी आज के वैदिक मानसिकता वाले लेखकों ने उनको जमी दोष क्यों कर दिया है? क्यों ये लोग साक्ष्य और कल्पना में अंतर नहीं कर पाते हैं? इस सच्चाई से आपको अपने मान सम्मान जाने का डर सताता है क्या? आखिर उस सच्चाई को कितने दिन दबाएंगे? वह तो धन्य कहो कि कुछ विदेशी लेखकों और विद्वानों के प्रयासों से पुरातात्विक साक्ष्य सामने आए, अन्यथा आप लोग आज भी भारत के इतिहास में शंकर की जटा से गंगा नदी के निकलने वाली कहानी को ही पढ़ाते रहते। आइए विभिन्न काल में प्राप्त अवशेषों को देखते हुए साक्ष्यपरक विश्लेषण करें। ऐसे तो लोग विश्व के सभी ऐतिहासिक काल को ईसा पूर्व और ईसा बाद के काल के रूप में बांटते हुए देखते हैं, लेकिन इस पुस्तक में भारत के ऐतिहासिक काल को विभिन्न काल में विभाजित करते ही ताकि पाठकगण को समझने और समझाने में सहूलियत हो। 600 ईसा पूर्वी से लेकर सन 950 ईस्वी तक का काल, इसमें जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं वे पठनीय हैं, और इसके पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व से पहले प्रारंभिक मानव तक का काल, इस भाग में जो भी लिखित अलिखित साक्ष्य मिले हैं वह अपठनीय लेकिन दार्शनीय जरूर है। उसके बाद 950 ईस्वी के बाद का कालखंड है जो राजपूत और ब्राह्मणों का है, और फिर मुगल काल में परिवर्तित होकर अंग्रेज और आजाद भारत में प्रवेश का काल है। आइए अब उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को देखते हुए ईसा पूर्व भारतीय काल को एक पठनीय और दूसरा अपठनीय खंड में बांटते हैं। ईसा पूर्व मानव उत्पत्ति से लेकर ईस्वी सन 950 तक का साक्ष्य आज कमोबेश काफी उपलब्ध है। इसे प्राचीन भारतीय काल भी कहते हैं, लेकिन इसमें से ईसा पूर्व 2500 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व 1500 ईस्वी तक का जो साक्ष्य मिला है वह आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी काल को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अतः यदि कुल काल को 5 भागों ABCDE में विभक्त कर देंगे तो समझने में काफ़ी सुविधा होगी। कालखंड मानव उत्पत्ति से लेकर ईसा पूर्व 2500 वर्ष तक, भाग 1। ईसा पूर्व 2500 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 2000 से लेकर 1500 वर्ष तक, भाग B। ईसा पूर्व 2000 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक, भाग C। ईसा पूर्व 600 वर्ष से लेकर ईस्वी सन 950 ईस्वी तक, भाग D। 950 ईस्वी के बाद से मुगल काल तक, भाग E।